डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मजमेर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद एलओसी पर पाकिस्तान ने की गोलीबारी, भारतीय सेना का करारा जवाब। लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम हुआ तबाह। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। सर्वदलीय बैठक में आतंक के खिलाफ सभी दलों ने दिखाई एकजुटता। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का ब्रॉड कंसेंसस के लिए ये बैठक था, इसलिए वैसे ही बैठक चली और संपन्न हुआ। इसलिए मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज को मैच्योरिटी दिखाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के 80 साल पूरे, यूरोप मना रहा है विजय दिवस। रूस की सैन्य परेड में हिस्सा लेने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहुंचे मॉस्को। होंगी खेल की खबरें और विशेष रिपोर्ट भी, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं आराधना। हाईकोर्ट में 7,24,000 केस पेंडिंग, जजों की नियुक्ति में हो रही देरी। नियुक्ति के लिए केंद्र के पास पेंडिंग प्रपोजल पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, प्रपोजल क्लियर करने के दिए निर्देश। कहा कॉलेजियम की सिफारिशों को जल्द से जल्द मंजूरी दे केंद्र। पंजाब और हरियाणा में नहीं थम रहा पानी को लेकर छिड़ा विवाद। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड बीबीएमबी के चेयरमैन को आम आदमी पार्टी के वर्करों ने बनाया बंधक। डैम पहुंचे सीएम भगवंत मान, बोले पानी छोड़ने का ऑर्डर नहीं, प्रेस रिलीज थी। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना। सांप्रदायिक नफरत फैलाने की किसी भी कोशिश, हेट स्पीच से लोहे के हाथों से निपटने की कही बात। बीजेपी सांसद ने कहा था सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार। दुनिया भर में बढ़ी बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा। द लैंसेट जर्नल की रिपोर्ट के तहत भारत में 18 साल से कम की 30% लड़कियां और 13% लड़के यौन शोषण का शिकार। साउथ एशिया में होती है लड़कियों के साथ सबसे ज्यादा यौन हिंसा। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में सीजेआई संजीव खन्ना ने जांच वाली रिपोर्ट को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजा। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय समिति ने की आंतरिक जांच। जस्टिस वर्मा के घर में बरामद हुए थे भारी मात्रा में नकद कैश। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। पहलगाम हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से घबराए पाकिस्तान ने सीमा पार से गोलीबारी शुरू कर दी। पिछले 2 दिनों से लगातार गोलीबारी की खबरें आ रही हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ समेत कई जगहों और पंजाब के कुछ इलाकों में पाकिस्तानी सेना ने मिसाइल से भी हमले किए हैं, लेकिन भारतीय सेनाओं की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ा है। भारत की सीमा से सटे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर लाहौर में भारतीय सेना ने उसके एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। भारत पहले कह भी चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, लेकिन सीमा पार से यदि कोई सैन्य कार्रवाई होती है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। पूरी जानकारी दे रही हैं अंशिता। भारतीय सेना ने आज सुबह पाकिस्तान में कई जगहों पर एयर डिफेंस रडारों और डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि लाहौर में एक एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि 7 और 8 मई के दरमियान रात को पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन की मदद से उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। इनमें श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, चंडीगढ़ और भुज स्थित सैन्य ठिकाने शामिल थे। मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टमों की मदद से निष्क्रिय कर दिया गया और अब कई जगहों से इन हमलों का मलबा इकट्ठा किया जा रहा है, जो ये साबित करता है कि ये पाकिस्तानी हमले थे। रक्षा मंत्रालय की ओर से ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी सेक्टरों में मोर्टार और भारी तोपों का इस्तेमाल करते हुए नियंत्रण रेखा पर बिना उकसावे के गोलीबारी की है, जिसमें 16 लोगों की जान गई है। पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी और मिसाइल हमलों में मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों तक को निशाना बनाया गया है। पुंछ जिले के जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह बताते हैं, कल मैं कहूँगा कि बहुत हैवी शेलिंग जो है वो पुंछ के अंदर हुई और उसमें
लगभग 13 लोग जो हैं हमारे शहीद हुए हैं। उसमें हमारे इसी गुरुद्वारे के, जिस गुरुद्वारे में आज हम खड़े हैं, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, रागी जत्थे के एक व्यक्ति हैं अमरीक सिंह जी, वो भी हमारे साथ थे। मैं खुद इस गुरुद्वारे के अंदर मौजूद था। जो ही हम घर पहुंचते हैं, अमरीक सिंह जी भी अपने घर में चले जाते हैं, हरचरण सिंह जी जो उनके हेड रागी हैं वो भी अपने घर में चले जाते हैं, मैं अपने घर में चला जाता हूं। तो विद इन 5 मिनट्स जो है एक और शेल जो है वो सिंडिकेट चौक में आकर गिरता है। तो जो ही वो अंदर पहुंचते हैं शेल गिरता है और उसका एक स्प्लिंटर जो है वो शटर को तोड़कर अंदर उनको जाकर हिट करता है और वो वहीं शहीद हो जाते हैं। पुंछ के ही एक मदरसे के वाइस प्रिंसिपल जिया उल हक बताते हैं कि धार्मिक स्थलों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। कल दिन में जो हमारा पुंछ जो बिल्कुल एलओसी पर है और पाकिस्तान की जानिब से बिला बड़ी इश्तियाल अंगेज जो गोलाबारी हुई, पूरा पुंछ शहर उसकी जद में रहा। इसकी कोई मिसाल तो माजी में नहीं मिलती। जब भी इससे पहले कभी भी इस किस्म के हालात पैदा हुए तो हमारा शहर पुंछ जो है वो हमेशा महफूज रहा। लेकिन पहली बार हमने देखा कि पुंछ शहर को टारगेट किया गया और एक बड़ी तादाद में बेकसूर लोगों की जानें चली गईं और कुछ मजहबी मकामात को भी निशाना बनाया गया। और ये हमारा इदारा जिसमें मैं खड़ा हूँ, इसकी एक इमारत पर भी एक गोला गिरा और जिसकी वजह से हमारे जामिया के एक उस्ताज जिनका नाम कारी मोहम्मद इकबाल था, उनके 6 बच्चे यहीं मौजूद थे। वो किस तरह बिलक बिलक कर रो रहे थे, मैं वो बयान नहीं कर सकता। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ तौर पर कहा था कि इस अभियान में पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना नहीं बनाया गया था। लेकिन यदि भारतीय सैन्य ठिकानों पर किसी भी तरह का हमला किया जाता है तो उसका उचित जवाब दिया जाएगा। डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं अंशिता। उधर पाकिस्तानी सेना ने भी गुरुवार को दावा किया है कि पाकिस्तान ने भारत के 12 ड्रोनों को मार गिराया है जिन्होंने पाकिस्तानी एयर स्पेस का उल्लंघन किया था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ के हवाले से खबर दी है कि भारत ने इसराइली हारोप ड्रोनों को कराची और लाहौर समेत कई जगहों पर भेजा था और अब उनका मलबा इकट्ठा किया जा रहा है। और इस बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने भारत में मौजूद सभी OTT प्लेटफॉर्म्स और मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान में बनी वेब सीरीज, फिल्में, गाने, पॉडकास्ट और अन्य स्ट्रीमिंग मीडिया सामग्री का प्रसारण बंद करने का निर्देश दिया है, चाहे वो सदस्यता आधारित मॉडल पर उपलब्ध हो या फिर किसी दूसरे मॉडल पर। इस आदेश से पहले भारत सरकार ने कई पाकिस्तानी कलाकारों, क्रिकेटरों और दूसरे अन्य लोगों के सोशल मीडिया खाते भारत में बंद करा दिए थे। भारत सरकार का कहना है कि यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज दिन में नई दिल्ली स्थित संसद परिसर में एक सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें सरकार की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई और उस पर प्रतिक्रिया को लेकर भी चर्चा हुई। विपक्षी दलों ने इस मामले में सेना की कार्रवाई की प्रशंसा की और पूरी तरह से सरकार के साथ एकजुटता की बात कही है। पूरा ब्यौरा दे रही हैं आंचल। सरकार की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे। इसके अलावा सरकार के सहयोगी और सभी विपक्षी पार्टियों के नेता भी मौजूद रहे। ये बैठक पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में आतंकवादी ढांचे को नष्ट करने के लिए भारतीय सेना की तरफ से किए गए ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए बुलाई गई थी। बैठक में रक्षा मंत्री ने बताया कि भारतीय सेना ने जिन 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए उनमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सभी दलों ने इस मामले में एकजुटता दिखाई है। कुछ इंक्वायरीज, कुछ इन्फॉर्मेशन मांगे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा है कि ये ऑन गोइंग ऑपरेशन है, इसलिए पूरे एक घटना को अलग से ब्रीफिंग या अलग से उसको प्रेजेंटेशन करना सही नहीं है, क्योंकि घटना चल रही है, आप सबको मालूम है, इसलिए उसको उस तरीके से ब्रीफिंग नहीं होते हैं। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का ब्रॉड कंसेंसस के लिए ये बैठक था, इसलिए वैसे ही बैठक चली और संपन्न हुआ। इसलिए मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज को मैच्योरिटी दिखाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऑपरेशन इस वक्त जो ऑपरेशन सिंदूर का पहला जो स्ट्राइक होने के बाद जो गतिविधि चल रहे हैं
उसको लेकर के अलग से ब्रीफिंग करने का अभी परिस्थिति ठीक नहीं है और वैसे नियम नहीं है, इसलिए टेक्निकल ब्रीफिंग या अधिकारियों को नहीं बुलाया। किरेन रिजिजू ने यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है बल्कि जारी है। सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संकट के इस घड़ी में हम सभी सरकार के साथ हैं। खड़गे का कहना था कि सरकार ने कुछ संवेदनशील जानकारी को साझा करने से परहेज किया है, जिसे विपक्ष ने स्वीकार किया है। साथ ही विपक्ष की तरफ से सरकार को कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। सरकार हमको श्योर की है कि हर तरह के कदम उठाएंगे सिविलियंस को हमारे बचाने के लिए, और मिलिट्री एक्शन हम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ जो टेररिस्ट एरियाज हैं इसी के ऊपर हम अटैक कर रहे हैं। हम सैन्य बल का प्रयोग नहीं हो रहा है। बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने भाग लिया और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को अपना समर्थन दिया। बैठक में मौजूद शिवसेना नेता संजय राउत ने मांग की पहलगांव की घटना को अंजाम देने वाले आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग जब युद्ध होता है और ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है तो सभी का एक मन होता है कि सेना के साथ डटकर खड़ा रहना चाहिए। वैसा ही हुआ, होना भी चाहिए। सबने कहा, हमने भी कहा, शिवसेना ने कहा कि हम भारतीय सेना के साथ खड़े हैं, गर्व के साथ खड़े हैं। रक्षा मंत्री जी ने भी ब्रीफिंग की। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन असेसमेंट के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। बैठक में पहलगांव हमले के खिलाफ सेना की जवाबी कार्रवाई की सराहना की गई और एकजुट होकर पाकिस्तान की तरफ से फैलाए जा रहे आतंकवाद का मुकाबला करने का संकल्प लिया गया। कांग्रेस पार्टी ने आतंकवाद के खिलाफ सरकार को पूरा समर्थन दिया और सेना के साथ एकजुटता दिखाते हुए संविधान बचाओ रैलियों समेत पार्टी के सभी तय कार्यक्रम फिलहाल रोक दिए हैं। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। और इस बीच कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि वो ऑपरेशन सिंदूर के प्रति एकजुटता जताने के लिए 9 मई को देश भर में जय हिंद यात्रा निकालेगी। देश भर की सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इकाइयों के जरिए ये यात्रा निकाली जाएगी। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। रुख करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी के आत्मसमर्पण के 8 दशक पूरे हो गए हैं। नाजी जर्मनी ने 8 मई 1945 को मित्र देशों के आगे आत्मसमर्पण किया था। इस दिन को जर्मनी में लिबरेशन डे कहा जाता है। यूरोपीय देशों में इसे विक्ट्री इन यूरोप डे यानी यूरोप में विजय दिवस के नाम से भी जाना जाता है। रूस में यह कार्यक्रम एक दिन बाद यानी 9 मई को विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर मॉस्को में होने वाली सालाना परेड में इस साल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग विशिष्ट अतिथि हैं। और जानकारी दे रही हैं आराधना। रूस में 9 मई को हर साल विजय दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर रूस की राजधानी मॉस्को समेत अन्य शहरों में विक्ट्री डे परेड नाम से सैन्य परेड आयोजित की जाती है। यही वो तारीख है जब द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर जीत हासिल की गई थी। 8 मई 1945 को ही मित्र देशों के आगे नाजी जर्मन ने आत्मसमर्पण किया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौर में विजय दिवस रूसी सेना और सैन्य साजो सामान की ताकत दिखाने के साथ साथ दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मारे गए रूसी सैनिकों को याद करने का भी एक मौका बन गया है। दूसरे विश्व युद्ध में करीब 2 करोड़ 70 लाख सोवियत नागरिक मारे गए थे, जो किसी भी देश में होने वाली सबसे बड़ी जनहानि थी। रूसी इस युद्ध को ग्रेट पैट्रियोटिक वॉर के रूप में याद करते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बुधवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ वार्ता और विजय दिवस समारोह में शामिल होने के लिए मॉस्को पहुंचे। शी जिनपिंग मॉस्को के रेड स्क्वायर पर 9 मई को होने वाली सैन्य परेड में भाग लेने पहुंचे हैं। शी जिनपिंग 4 दिन की यात्रा पर रूस गए हुए हैं। रूस ने 28 अन्य देशों के नेताओं को भी इस परेड में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन इस दौरान यूक्रेन रूस पर अपने हमले जारी रखे हुए है। यूरोप को आजाद कराने वाले रूस ने महीनों से अपने ही पड़ोसी यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है और अब तक उसे ऐसी कोई सैन्य सफलता नहीं मिली है जिसका वो जश्न मना सके। पुतिन ने 9 मई को विजय दिवस परेड के दौरान यूक्रेन के साथ 3 दिवसीय युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा था, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इसे खारिज कर दिया। ज़ेलेंस्की का कहना था कि वो युद्ध विराम पर तभी तैयार होंगे जब ये 30 दिनों तक चलेगा। इस मौके पर मॉस्को के अलावा बर्लिन, पेरिस, लंदन समेत कई शहरों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिन करीब 6 साल तक चले युद्ध के अंत का दिन था
जिसमें करोड़ों लोगों की जान चली गई थी और बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आराधना। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल जगत की खबरों के साथ हैं यश त्रिवेदी। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव अब युद्ध जैसी स्थिति की ओर बढ़ता दिख रहा है। 7 मई 2025 को भारत द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर की गई सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर ने दोनों देशों के रिश्तों को चरम पर तनावपूर्ण बना दिया है। इस कार्रवाई का असर न केवल सीमा और हवाई क्षेत्र पर पड़ा है, बल्कि भारत में चल रहे इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान में आयोजित पाकिस्तान सुपर लीग जैसे प्रमुख खेल आयोजनों पर भी गहरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। इस कार्रवाई के बाद भारत ने सुरक्षा कारणों से सीमावर्ती राज्यों में हवाई अड्डों को बंद कर दिया, जिसमें धर्मशाला, अमृतसर, श्रीनगर और लेह जैसे शहर शामिल हैं। नतीजतन 11 मई को धर्मशाला में प्रस्तावित पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल मैच को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में स्थानांतरित कर दिया गया। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव अनिल पटेल ने बताया कि ये फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया, क्योंकि धर्मशाला का हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मात्र 150 किलोमीटर दूर है। उधर पाकिस्तान में भी हालात तनावपूर्ण हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कराची, लाहौर और रावलपिंडी में हमलों की खबरें आईं, जिसमें रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को भी नुकसान पहुंचा। यहां 8 मई को पीएसएल का मैच प्रस्तावित था, लेकिन अब पूरे टूर्नामेंट पर संकट मंडरा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दावा किया है कि पीएसएल तय शेड्यूल के अनुसार जारी रहेगा, लेकिन कई विदेशी खिलाड़ी, विशेष रूप से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर, सुरक्षा चिंताओं के चलते देश छोड़ने की तैयारी में हैं। इंग्लैंड के खिलाड़ी सैम बिलिंग्स ने सोशल मीडिया पर तनाव कम होने की प्रार्थना की, जो उनकी चिंता को दर्शाता है। इस तनाव का असर दोनों देशों के क्रिकेट प्रशंसकों और खेल आयोजनों पर स्पष्ट है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती शत्रुता ने न केवल खेल के मैदान को प्रभावित किया है, बल्कि दोनों देशों के लोगों में भी अनिश्चितता और भय का माहौल पैदा कर दिया है। यदि स्थिति जल्द सामान्य नहीं हुई तो आईपीएल और पीएसएल जैसे टूर्नामेंट्स के भविष्य पर और भी गंभीर सवाल उठ सकते हैं। यश त्रिवेदी, डीबी लाइव रेडियो। खेल की खबरें सुना रहे थे यश त्रिवेदी। और अब आज की खास रिपोर्ट, जिसमें हमारे साथी अतुल सिन्हा बात कर रहे हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत की उस महान शख्सियत की, जिन्होंने ध्रुपद गायकी को न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में नई पहचान दी। तो आइए जानते हैं उस्ताद फरीदुद्दीन डागर के बारे में। बता रहे हैं अतुल सिन्हा। एक जगह कायम कर दी थी कि कलाकार चाहें तो वो आके अपना रियाज करें, बैठे गाए बजाए आनंद लें। और जब राजा को सुनना होता तो वो जगह अलग थी जहाँ राजा सुनते। संगीत की ध्रुपद परंपरा के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ये सबसे पुरानी विधाओं में से एक है, जिसकी शुरुआत 11वीं शताब्दी में हुई थी। तब से यह परंपरा धीरे धीरे विकसित हुई और रागों की शुद्धता को बनाए रखने पर केंद्रित रही। सदियों से ध्रुपद के कलाकार शाही दरबारों में गाते रहे, लेकिन 20वीं सदी में जब ठुमरी और ख्याल जैसे अन्य संगीत विधाओं का प्रचलन बढ़ा तो ध्रुपद की लोकप्रियता थोड़ी फीकी पड़ गई। लेकिन इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है मुख्य रूप से डागर बंधुओं को। डागर बंधु यानी उस्ताद फरीदुद्दीन डागर और मोहिउद्दीन डागर। इन्हें छोटे उस्ताद और बड़े उस्ताद के नाम से भी जाना जाता है। छोटे उस्ताद यानी फरीदुद्दीन डागर का जन्म 15 जून 1932 को उदयपुर में हुआ था। उनके पिता जियाउद्दीन डागर शहर के महाराज के दरबारी संगीतकार थे। फरीदुद्दीन को पहले उनके पिता और बाद में उनके बड़े भाई मोहिउद्दीन डागर ने ध्रुपद की शिक्षा दी, जो खुद रुद्रवीणा के बड़े दिग्गज उस्ताद माने जाते थे। एक कलाकार और गुरु के रूप में अपने लंबे करियर में फरीदुद्दीन को कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश का तानसेन सम्मान आदि शामिल है। ध्रुपद संगीत की बात करें तो यह भारतीय शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन और पवित्र शैली मानी जाती है। यह नाद यानी ध्वनि की साधना है, जिसमें भाव, राग और आत्मा का सुंदर मिलन होता है।
फरीदुद्दीन डागर की गायकी में एक गहरी आध्यात्मिकता थी। जब वह आलाप शुरू करते तो श्रोता उसमें डूब जाते। उनका स्वर शुद्धता, गंभीरता और शांति का प्रतीक था। वे अपने भाई उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर के साथ मिलकर लंबे समय तक जुगलबंदी में ध्रुपद गाते रहे और इस जोड़ी ने ध्रुपद को एक नई ऊंचाई दी। उस्ताद फरीदुद्दीन डागर ने भारत समेत यूरोप, अमेरिका और जापान में भी ध्रुपद का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने सिर्फ एक गायक के रूप में ही नहीं बल्कि एक गुरु के रूप में भी इस कला को जीवित रखा। वे भोपाल स्थित ध्रुपद केंद्र के संस्थापक सदस्यों में रहे, जहां नई पीढ़ी के कई ध्रुपद कलाकार सामने आए। उनकी संगीत साधना केवल मंच तक सीमित नहीं रही। उन्होंने श्रोताओं के हृदय को छुआ और यह साबित किया कि ध्रुपद कोई बीती हुई शैली नहीं है बल्कि आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। उन्होंने यह भी कहा कि ध्रुपद केवल संगीत नहीं, आत्मा की अभिव्यक्ति है। 8 मई 2013 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी संगीत साधना, उनके स्वर और उनकी परंपरा आज भी जीवित है और नई पीढ़ी को ध्रुपद सीखने को लेकर प्रोत्साहित करती रहती है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें ज़रूर बताइएगा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज़ सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।